हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईवीएस की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि आप अच्छे से जानते होंगे कि सीटेट में जो ईवीएस पूछा जाता है, सीटेट में देखिए 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट है ईवीएस। और ईवीएस जो है वो 30 मार्क्स का आता है सीटेट के एग्जाम में, जिसमें से 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 15 मार्क्स की साइकोलॉजी मतलब पैडागोजी पूछी जाती है। 15 मार्क्स में पैडागोजी और 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से देखे जाते हैं क्वेश्चंस, तो देखिए वो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 3rd 4th 5th की, तो वो तीनों बुक्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं सीटेट को या सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैंने थर्ड क्लास की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट कराकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। बाकी 4th क्लास की बुक भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसके भी ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कराकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एंड 5th क्लास की जो बुक है उसके भी मैं 16 to 17 18 तक जो भी चैप्टर्स में जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारा ही आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी वो चैप्टर छोड़ा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को नहीं मिला। बाकी हर चैप्टर में जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैंने सब रिकॉर्ड किया है और फाइनली अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। और अब मैं आपको आज 5th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 19 पढ़ाऊंगी और आज 5th क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे ही कवर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 और उसका नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में आपको किसानों से रिलेटेड और बीज से रिलेटेड बातें जानने को मिलेंगी, या आपको किसानों के कुछ फैक्ट के बारे में और बीजों के कुछ फैक्ट के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, वान गांव जैसे कि पूछा जाएगा कि बताइए वान गांव क्या है, ये एक जगह है और कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा ये जगह है गुजरात में। कहाँ है ये जगह? गुजरात में। देखिए, वान गांव जो है वो एक जगह है और वो कहाँ की जगह है? गुजरात में है। देखिए, साग अनाज एंड सब्जी, साग अनाज एंड सब्जी के लिए क्या कौन मशहूर था? तो वान गांव जो जगह है गुजरात में किस चीज़ के लिए मशहूर थी? ये थी साग अनाज और सब्जी के लिए मशहूर जगह थी वान गांव में। ठीक है, चलिए देखिए, पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंधियू। किस किस जगह में, कौन सी भाषा में कहा जाता है, कहाँ कहते हैं ऊंधियू? मतलब गुजराती में। कहाँ पर? गुजराती में पकी हुई सब्जी को कहा जाता है ऊंधियू। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आप इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है बताइए पकी हुई सब्जी को गुजरात में क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ऊंधियू। क्या कहते हैं? ऊंधियू। ऊंधियू का जो मीनिंग होता है गुजरात में, तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है इसका मतलब? उल्टा। चलिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जी कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है? कि कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, इसी को कहते हैं मतलब ऊंधियू। ऊंधियू इसीलिए इसको कहा जाता है, ऊंधियू मीन्स होता है उल्टा। इस तरीके से गुजरात में सब्जी को बनाया जाता है। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया वान गांव कहाँ है? गुजरात में है। किस किस जगह के मतलब किस सब्जी के लिए वान गांव जो गुजरात में मशहूर था, तो वो साग अनाज और सब्जी के लिए। ठीक है, और पकी हुई सब्जी को गुजरात में क्या कहते हैं? ऊंधियू कहते हैं। ऊंधियू में मतलब ऊंधियू का मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है उल्टा। मतलब किस तरीके से सब्जी को आग के अंगारों पर रखकर बनाया जाता है, मैंने आपको सब बताया। चलिए अब आगे की तरफ चलती हूँ मैं। देखिए, कुछ समझाने का तो है नहीं, बस बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको आप जानेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, पहले के बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े नहीं लगते थे। जैसा कि आपको पता है आजकल तो बहुत ही केमिकल वगैरह मिलाकर चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन पहले के बीज कैसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े नहीं लगते थे। परंतु नए बीज ऐसे हैं कि उनसे लगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं और फसल पर दवाइयों को भी छिड़काव करना पड़ता है। आज के जो बीज हैं वो कैसे हैं कि वो एक तो उसमें जल्दी से कीड़ा लग जाता है और क्या होता है कि उन पर दवाइयों का भी छिड़काव करना पड़ता है। पहले के बीज में और आज के बीज में ये फ़र्क है, और आपको पता ही होगा कि पहले के जो बीज थे उसमें ना तो कीड़े लगते थे और फसल भी मतलब फसल जो होती थी उसकी खेत की उसमें ज़्यादा जल्दी कीड़े नहीं लगते थे। लेकिन आज के जो नए बीज हैं उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं और उनमें साथ के साथ दवाइयाँ भी डालनी पड़ती हैं। चलिए चलते हैं, नारियल के बारे में बताती हूँ आपको। जो भी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो सब मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी। जितना भी इस चैप्टर में है वो सारा ही मैं आपको बता दूँगी। देखिए, नारियल, नारियल जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। ठीक है,
नारियल के लिए महंगी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा है इसमें से, जैसे कि नारियल आपको दे दिया, मान लो कुछ और सब फल आपको दे दिया, या कुछ और उसमें 2-4 आइटम इंक्लूड करके आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा है जिसके लिए महंगी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपका आंसर होगा नारियल। नारियल के लिए महंगी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज़मीन उपजाऊ करनी होती है। कैसे कि जो नारियल है उसके लिए महंगे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज़मीन जो होती है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। ठीक है। और उपजाऊ ज़मीन जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं से होती है। केंचुए लाखों होते हैं। कैसे, जो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो कैसे होगी, जो सड़े गले सब्जियाँ जो भी चीज़ है उसको उसमें डाल दो और केंचुए बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ज़मीन कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया, नारियल के लिए महंगी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ज़मीन उपजाऊ करनी होती है। और उपजाऊ ज़मीन में जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं से वो हो जाती है उपजाऊ ज़मीन। क्योंकि केंचुए क्या करते हैं कि मिट्टी को बहुत भुरभुरा कर देते हैं। ठीक है। मिट्टी कैसी हो जाती है, नरम होकर उसमें अंदर तक हवा वगैरह सब चीज़ पास होती है। तो केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है केंचुए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सड़े गड़े पत्तों से क्या हो जाती है, मिट्टी हमारी उपजाऊ बन जाती है, और उसमें ला के केंचुए और छोड़ दो तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। देखिए मैंने भी आपको बताया कि केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं। केंचुए क्या करते हैं, मैंने ये बताया ना, केंचुओं से भी हमारी ज़मीन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। क्या हो जाती है, ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। क्या होती है, ज़मीन क्या हो जाती है, उपजाऊ बनती है। देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंचुए मतलब ज़मीन को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे। आपको ऐसे ऑप्शंस में दे दिए सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस स्टेटमेंट दे दी होती है ऑप्शन क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट पर नज़र डालनी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि केंचुए ज़मीन में क्या करते हैं, छेद बनाते हैं। छेद बनाते ही रहते हैं, जिससे क्या होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा पोली हो जाती है। और जितनी पोली हो जाती है उतनी ही वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि ज़मीन उपजाऊ करने के लिए केंचुए क्या करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। देखें, मशीन थ्रेशर बाजरे को अलग निकाल लेती है। क्या करती है, जो मशीन है थ्रेशर, वो क्या करती है, इस थ्रेशर मशीन का क्या काम है कि बाजरे को अलग करती है। ठीक है। देखिए कुड़ुक, कुड़ुक क्या है, कुड़ुक भाषा है। ठीक है। कुड़ुक क्या है, कुड़ुक एक भाषा है। आपको पता होना चाहिए कुड़ुक क्या है, एक भाषा है। देखिए कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या है। देखिए जो कुड़ुक भाषा है उसमें तोरांग का मतलब क्या है, तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। क्या है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल। देखें अब मैं आपको बताती हूँ जंगल कानून 2007 के बारे में। जंगल कानून 2007 जो बनाया है इसमें क्या है, देखिए जो ये जंगल कानून 2007 है, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। क्या, ये जो कानून है जंगल कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसको कहते हैं हम जंगल कानून। ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगल कानून में यही है कि जो जो भी आदिवासी हैं उनको जंगल, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं तो मतलब उसको हक मिला है कि मतलब जंगल पे उनका अधिकार है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मिजोरम क्या है। आपको पता ही होगा मिजोरम एक राज्य है। क्या है मिजोरम, मिजोरम एक राज्य है। अब मैं आपको बताती हूँ झूम खेती के बारे में। आपको पता है झूम खेती क्या है, चलिए अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ की जाती है, कौन से स्टेट में झूम खेती की जाती है और झूम खेती किस तरीके की होती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए झूम खेती जो की जाती है वो नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, उत्तर पूर्व में, पूर्वी इलाके में आपको झूम खेती देखने को मिलेगी। जैसा कि आप 7 सिस्टर जानते होंगे। मैं अगर बात करूँ असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, तो इस तरीके की जो हमारी ये इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ऐसे जो हमारा भारत है उधर जो इधर के स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो वो सारे क्या हैं 7 सिस्टम्स हैं, उसी में ये झूम खेती देखने को मिलती है। ठीक है। देखिए झूम खेती का तरीका निराला है। क्या है झूम खेती का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप झूम खेती और केचुए के बारे में देखिएगा, अच्छे से माइंड में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए इस खेती का तरीका निराला है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करना होता है। ठीक है। क्या करते हैं कि एक फसल इस पर ज़मीन पर कर दी, झूम खेती का बता रही हूँ मैं आपको। झूम खेती में क्या होता है कि एक ज़मीन ली और उस पर क्या करा कि एक साथ 3-4 तरह की फसल बो दी, और एक जब वो फसल को हम काट लेते हैं तो फिर उसके बाद ज़मीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है, क्या होता है कि वहाँ पर बांस या जंगल उग जाता है, उसको उखाड़ते नहीं हैं, गिराकर जला देते हैं। उस जगह को जब ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर अगर जंगल उगाया या फिर बांस वगैरह उगाया तो उसको उखाड़ते नहीं है, बल्कि वहीं जला के ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है।
जला देते हैं। ये राख ज़मीन पर खाद का काम करती है और फिर जो भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे या जो भी बांस पेड़ पत्ते झाड़ियाँ जो भी उग जाती है उस ज़मीन पर फसल काटने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर उस पर जो ऐसी चीज़ें उग जाती हैं तो उनको क्या करते हैं, वो उखाड़ते नहीं है, बल्कि जो ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है उस पर जो भी चीज़ उगाती है उसको जला देते हैं, जिससे कि क्या बनता है, खाद बन जाती है और वो बहुत ही यूज़फुल रहती है। ठीक है, खाद का काम करती है। जब वो जो जलाकर वो राख बनती है वो बहुत ही यूज़फुल खाद बनती है, ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। फिर देखिए, फिर जब खेती की बारी आती है तो इस ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या मैंने अभी आपको बताया कि जब फिर कुछ टाइम के बाद जो छोड़ देते हैं फिर उस पर दोबारा से उन्हें फसल करनी होती है तो वो उसको जोतते नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे ही हिलाकर और बीज छिड़क देते हैं। तो उससे क्या हो जाती है कि मिट्टी में बीज डाल देते हैं और हमारी फाइनली उस पर फिर से खेती स्टार्ट की जाती है। लेकिन कुछ साल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए। उसमें दोबारा से जो ऐसी अपने आप ही जो बांस वगैरह झाड़ियाँ पेड़ पौधे जो खुद ही खुद उगाते हैं उनको जलाकर उससे राख बनाकर उस मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई सब्जियां मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मैंने भी आपको बताया था जैसे कि एक खेत है उसमें कई तरह की चीज़ें एक साथ बोई जाती हैं। ठीक है, देखिए फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन को मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। देखिए फसल अगर उन्होंने बो रखी है और उस पर कोई भी पौधा या कुछ भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ें उग कर आती है तो उसको उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसी में ही दबा देते हैं मिट्टी में ही, जिससे कि जो मिट्टी है वो और ज़्यादा उपजाऊ बन जाए। देखिए सड़े गले जो पदार्थ होते हैं घास वास ये जो भी चीज़ है तो उसमें क्या होता है कि उससे मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो देखिए वान गाँव, फसल पकाने पर ये गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मैंने आपको बताया वान गांव कहाँ पर है, वो गुजरात में है। कहाँ पर है वान गांव, गुजरात में है। फसल पकाने पर यहाँ इस गांव में क्या होता है कि सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। साथ में सब खाना बनाते हैं, सब क्या करते हैं, साथ में सभी लोग खाना बनाते हैं, नाचते हैं, चेराव नाच भी करते हैं। क्या करते हैं, चेराव नाच भी करते हैं। देखिए चेराव इस नाच में ज़मीन पर बांस के डेड लेकर, देखे क्या होता है, चेराव इस नाच में ज़मीन पर बांस के डंडी ली जाती है। बांस के डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। चेराव क्या है, एक डांस है। कहाँ का है ये, मिजोरम। चेहराव कहाँ का है, मिजोरम का है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ठीक है, चेहराव क्या है, डांस है, आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, मिजोरम का है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। वान गाँव कहाँ का है, वान गाँव है मतलब वान गाँव किस जगह का है, वान गाँव है आपका गुजरात का। और किस चीज़ के लिए फेमस था, कौन कौन सी सब्जी के लिए, जैसे कि मैंने आपको सब बातें बताई हैं। कुड़ुक भाषा बताई, तोरांग, कुड़ुक भाषा में जंगल का जो कहा जाता है वो क्या कहता है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तोरांग मीन्स जंगल, कुड़ुक भाषा में तोरांग के का मीनिंग होता है जंगल। जंगल को क्या बोलते हैं कुड़ुक भाषा में, तोरांग। आपको ये सारे फैक्ट पता चलने चाहिए। जितना मैंने आपको बताया इस चैप्टर में इतना ही था। हर एक पॉइंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप यहाँ से झूम कहते हो नारियल के बारे में, मतलब केचुओं का कैसे कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में रोल होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है, तो तोरांग में होता है जंगल। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों ही अपने माइंड में रखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। चलिए, जो चैप्टर था 19 वो मैंने आपके साथ कंप्लीट करा। उसमें इतने ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सब आपको बताया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 20 में कुछ ऐसा खास नहीं था। अब चलते हैं 21 की तरफ। देखिए किसकी झलक किसकी छाँव, जो जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी और वही आपके साथ डिस्कस करूंगी। बाकी एक्स्ट्रा जो चैप्टर हैं जिसमें कुछ है ही नहीं वो मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चैप्टर नंबर 21 की तरफ चलती हूँ, किसकी झलक किसकी छाव। आज ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कराने के बाद मतलब पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे ही कवर हो जाएंगे। चलिए देखिए, अगर माँ बाप को पोलियो है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे को भी पोलियो हो। इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके माँ बाप पोलियो से ग्रसित हैं तो आपके बच्चों को भी उनके बच्चों को भी पोलियो होगा, ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप को पोलियो हो तो बच्चों को भी पोलियो हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मटर के प्रयोग पर। देखिए मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल का जन्म है वो कब हुआ था, 1822 में। ये आपको याद होना चाहिए। ग्रेगर मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उन्होंने मटर पर प्रयोग करके बताया था कितने चिकने या कितने खुरदुरे हैं, चिकने या खुरदुरे हैं। ठीक है, देखिए ग्रेगर मेंडल आपसे पूछ रहा है ग्रेगर मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। और इनका जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1822 में। एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था, किसान परिवार में हुआ था। देखिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई
के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने की सोची। क्या सोची थी कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ाई कर पाए, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक मुनि मंठ में रहकर, मतलब जो मंक में रहकर, और क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। मुनि बनने की सोची थी एक मंक में रहकर। ठीक है, किन्होंने सोचा था, ग्रेगर मेंडल ने, जो कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका जन्म 1822 में हुआ था और एक ये बहुत ही गरीब किसान परिवार से थे। ठीक है, देखिए 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। इन्होंने क्या करा था कि 7 साल तक मठ का एक बगीचा था, उसमें 28,000, यहाँ से पूछ रहा था कितने पौधों पर, तो आपका आंसर होगा 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। देखिए जो हमारे ग्रोगर मेंडल थे ऑस्ट्रेलिया के, ये एक मठ में रह रहे थे। इन्होंने क्या सोचा था, मुनि बनने की सोचा था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत गरीब परिवार से थे, किसान परिवार से थे। तो इनका जो वहाँ पर मठ में बगीचा था उस पर इन्होंने 28,000 पौधों पर रिसर्च की, खोज की, और एक फाइनली एक निष्कर्ष निकाला। देखिए जो इन्होंने बताया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मेंडल ने पौधों में क्या पाया था। तो मैं ये ही इन्होंने निष्कर्ष निकालता कि इन्होंने पौधों में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे चीज़ों को देखे, कि मतलब कितने मटर के जो दाने हैं वो चिकने होते हैं, कौन सी पीढ़ी में खुरदुरे हो जाते हैं, कौन सी में पीले हो जाते हैं। तो हर तरीके की बात को ग्रेगर मेंडल ने हमें बताया है। अब मैं आगे चलती हूँ। देखें मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं। मेंडल ने क्या पाया, ग्रोगर मेंडल ने, जिन्होंने 28,000 पौधों पर रिसर्च किया अपने एक मठ में जहाँ पर वो रह रहे थे। ठीक है, 7 साल तक, और फिर नई बात खोज निकाली। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस सिर्फ ग्रेगर मेंडल के बारे में पूछा जाएगा, और यही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ठीक है, देखिए मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। किस में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना। कैसे, जैसे कि बीज का चिकना या खुरदरा होना किस में आएगा, जोड़ी में आएगा। बीज का पीला या हरा होना। ठीक है, बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना। ठीक है, तो ग्रोगर मेंडल ने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो मटर के पौधे हैं वो जोड़ियों में आते हैं, और क्या होता है, बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना। ठीक है, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। क्या, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इन्होंने क्या बताया कि अगर, इन्होंने भी बताया चिकना या खुरदुरा होगा या पीला या हरा होगा, तो इन्होंने बताया ऐसा नहीं है कि जो पौधा चिकना या खुरदुरा है वो अगली पीढ़ी में भी एक चिकना या खुरदुरा हो, या तो वो पूरा ही चिकना होगा या फिर पूरा ही कैसे होगा, खुरदुरा होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। इन्होंने इसी तरीके से दो रंग बताए ना, या तो पीले होंगे या हरे होंगे। तो इसी तरीके से जोड़ियों में आते हैं। उन्होंने बताया या तो वो पूरे हरे ही होंगे या फिर पूरे पीले ही होंगे। जोड़ियों में डिवाइड करके इन्होंने ये खोज की थी कि इस तरीके से पीढ़ियाँ आती हैं। तो देखिए पीला और हरा गुण मिलकर कई नंग रंग का बीज नहीं बनाता। क्या कि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि एक जोड़ी पीले रंग की आई और एक जोड़ी हरे रंग की आई तो उन्होंने मिलकर कुछ अलग ही रंग बना दिया। नहीं, अगर पीले रंग की जोड़ी है तो वो पीले ही रंग का बीज मटर होगा, और अगर हरे रंग की जोड़ी है तो वो हरे ही रंग का बनकर आएगा। देखिए यही नहीं, मेंडल ने तो ये भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इन्होंने बताया कि जो अगली पीढ़ी आएगी मटर की वो कैसी होगी, कि उसमें ज़्यादातर बीज जो होंगे वो पीले होंगे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। इन्होंने क्या बताया कि अगली पीढ़ी में बीज जो हैं वो ज़्यादा कैसे होंगे, अगली पीढ़ी में ज़्यादा बीज जो होंगे वो चिकने बीज होंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रोगर मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने एक तो ये चीज़ बताई कि इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया, और मटर की कितनी किस्में बताई, चिकनी और खुरदुरी, दो तरीके के बताई। उन्होंने बात बताई कि मटर जो आएंगे, मतलब बीज जो हैं वो दो जोड़ियों में आते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे गुण बताए कि जोड़ियों में आएंगे, और कैसे कैसे आएंगे, मतलब या तो पूरे चिकने होंगे या फिर पूरे कैसे होंगे, खुरदुरे होंगे। उन्होंने एक चीज़ और बताई कि या तो वो पीले रंग के होंगे या फिर हरे रंग के होंगे। और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक मतलब एक जोड़ी में पीला और हरा होगा, नहीं, या तो वो पूरा पीला ही होगा या फिर पूरा कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, दोनों ही बातें इन्होंने बताई थी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि उन्होंने इस चीज़ पर प्रयोग किया, रिसर्च किया। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है किस तरीके के रंग बताए और किस तरीके के, मतलब उन्होंने बताया था कि किस तरीके के बीजों को चिकने या खुरदुरे। तो आपको पता होना चाहिए, दो ही रंग बताए, हरा या पीला, और चिकना या खुरदुरा, दो तरीके के बताए। और आपसे पूछा जाए कि कहाँ के निवासी तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और ग्रोगर मेंडल। और कब इनका जन्म हुआ, 1822 में हुआ। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। और किस परिवार से बिलोंग करते थे, एक गरीब किसान परिवार से ये बिलोंग करते थे। ठीक है,
और एक चीज़ और कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के इनके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, बल्कि इन्होंने क्या मठ में रहकर मुनि बनने का सोचा। तो ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। पूछा जाता है कि उन्होंने बताइए क्या बनने का सोचा, तो आपका आंसर होगा उन्होंने मुनि बनने का सोचा था। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब उन्होंने मटर के बारे में बताया तो इनसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो वहाँ पर मठ में रहकर जो रिसर्च किया था तो वो कितने पौधों पर किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इन्होंने रिसर्च किया था 28 पौधों पर, ठीक है, 28,000 मतलब 28,000 पौधों पर, 28 पौधों पर नहीं, 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किया और ढेकड़ों आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे। मतलब जो ढेरों ढेरों आंकड़े इन्होंने क्या कर लिए थे, ढेरों आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे 28,000 पौधों पर रिसर्च कर कर। और कब तक, 7 साल तक इन्होंने रिसर्च की थी और फाइनली इन्होंने ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और फिर एक नई बात खोज निकाली जो हमें बताया कि मटर या तो पीले या हरे रंग का होगा, चिकना या खुरदुरा होगा, जोड़ियों में आते हैं। तो इस तरीके से सारी जितनी भी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की है और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, आज जो 5th क्लास की बुक है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब एनसीईआरटी की जो बुक्स है 3rd 4th 5th की, वो मैंने सारे ही कंप्लीट करा दिए, ऑल चैप्टर्स। अब 15 मार्क्स की तैयारी आपकी मेरे यूट्यूब चैनल से हो सकती है ईजिली। आप इनको अच्छे से देखें, यहीं से 15 मार्क्स देखने को आपको मिलेंगे। 15 मार्क्स की जो पेडागोजी है वो मैं आगे आपके साथ 1 बाय 1 चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगी, समझाऊंगी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ की पॉइंट बताऊंगी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।